गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं राजनीतिक सहभागिता। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि राजनीतिक सहभागिता से अर्थ क्या है। तो ये एक डेफिनेशन याद कर लो कि राजनीतिक सहभागिता से तात्पर्य है कि जनसाधारण, जनसाधारण मतलब कि नॉर्मल लोग, जैसे आम आदमी कहते हैं ना, हमारे जैसे लोग, उनकी राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों में, विभिन्न स्तर मतलब कि राष्ट्रीय स्तर पर, फिर राज्य के स्तर पर, जिला स्तर पर, इस तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो कैसे भागीदारी हो सकती है, जैसे ग्राम सभा होती है ना, तो ग्राम सभा में कोई भी अगर निर्णय लिया जाता है तो सभी लोगों की, वहाँ पर गांव में रहने वाले सभी लोगों की सहमति से लिया जाता है। तो वो तो हो गया प्रत्यक्ष कि हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं कि निर्णय जो लिए जा रहे हैं उसमें हमारी भूमिका है। और फिर आते हैं अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी का मतलब जैसे हम अपने जनप्रतिनिधित्व चुन लेते हैं और फिर वो हमारी तरफ से हमारा प्रतिनिधि करके क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अर्थात शासन प्रणाली में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी ही राजनीतिक सहभागिता है। तो कुल मिलाकर इसका अर्थ ये हुआ कि जब लोग भागीदारी करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, राजनीतिक सहभागिता। तो राजनीतिक सहभागिता के दो स्वरूप, इनके केवल नाम याद कर लो, विकासपरक और लोकतांत्रिक। उसके बाद है कि राजनीतिक सहभागिता का नागरिक चेतना से क्या रिश्ता है। तो देखो, नागरिक चेतना जो है, नागरिक चेतना का मतलब ये हुआ कि नागरिक जो है, किसी भी देश के नागरिक हैं, वो अपने भागीदारी को लेकर के, अपने राजनीतिक अधिकारों को लेकर के कितने अवेयर हैं, उन्हें कितनी खबर है कि हाँ ये उनका मतलब अधिकार है, वो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सरकार की नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। तो नागरिक चेतना से आशय है कि उनका शैक्षिक स्तर, विचारधारा, पृष्ठभूमि किस प्रकार की है। व्यक्ति का शैक्षिक स्तर बढ़ता है, जैसे जैसे आप एजुकेशन ज़्यादा आपकी बढ़ेगी, दूसरे देशों के एग्जाम्पल देखोगे तो आपकी क्या है, समाज के प्रति कर्तव्यों का आपको ज्ञान होगा कि अच्छा, जैसे किसी ने समाज में बदलाव लाया तो अब आपको भी लेकर आना है। ठीक है, इसीलिए देखा जाता है कि जिन देशों का साक्षरता स्तर उच्च है, वहाँ के नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता का स्तर भी उतना ही अधिक व्यापक है। अमेरिका वगैरह इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आता है कि राजनीति सहभागिता का अभिजातीय स्वरूप। तो अभिजातीय स्वरूप क्या होता है, तो अभिजातीय का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके हाथ में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। ठीक है, और बाकी जो जनसाधारण हैं, आम लोग हैं, उनके हाथ में इतनी शक्ति नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल नौकरशाह, टेक्नोक्रेट, बड़े उद्योगपति, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर आदि, ये सारे क्या हैं, अभिजातीय वर्ग हैं। ठीक है, तो इस अभिजातीय स्वरूप से मतलब ये है कि सत्ता में जो है ना, जो सत्ता जहाँ से आपका शासन, आपके ऊपर शासन हो रहा है, उसमें इसी वर्ग का प्रभुत्व है, अन्य लोगों की भागीदारी बहुत कम है। तो अगर जनता की बात करें कि ऐसी जनता कहाँ तक सीमित है, तो जनता केवल वोट देने तक सीमित है। ठीक है, और जनप्रतिनिधियों की राजनीतिक सहभागिता की बात करें तो वे केवल अपने संख्या के बल से केवल सरकार निर्माण तक ही सीमित है। अगर मंत्री वगैरह की बात करो तो उनको ज़्यादा इतनी टेक्नोलॉजी का ज्ञान वगैरह नहीं होता है, तो वो केवल सरकार बनाने और बिगाड़ने में ही काम मतलब इतना ही काम वो जानते हैं। देखो नीचे दे भी रखा है, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी आदि मामलों में विशेषज्ञ मंत्री नहीं हो पाते। इसीलिए वास्तविक सत्ता किसके हाथ में होती है, ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट का मतलब आपके जो आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, उन्हीं के हाथ में होती है। अब देखो, कोई भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली तभी संभव है, तभी सर्वाइव कर पाएगी जब उसमें राजनीतिक सहभागिता बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसा तो आदर्श रूप से माना जाता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि अभिजातीय वर्ग ही होता है जिसके हाथ में सारी ताकत होती है। तो कल अब हम इसके और स्वरूप पढ़ेंगे। ठीक है।